सुप्रभात उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। उत्तराखंड के चंपावत का एक जवान जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हो गया है। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान जवान राहुल रेंसवाल शहीद हो गए। राहुल का परिवार चंपावत में तामली रोड पर जीआईसी के पास रहता है और खबर मिलते ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कई शहीद के घर पर कई लोग मौके पर पहुंचे हैं। शहीद राहुल रेंसवाल की उम्र सिर्फ 26 साल की थी और राहुल के परिवार में माता पिता के साथ पत्नी और 8 महीने की बच्ची भी थी और राहुल ने देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। उधर राहुल रेंसवाल की शहादत पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर दुख जताया है। सीएम ने लिखा है कि शहादत को कोटि कोटि नमन। राहुल ने देश के लिए दिया सर्वोच्च बलिदान। सरकार शहीद के परिजनों के साथ है। और कमलेश हमारे सहयोगी चंपावत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, क्या खबर है? शहीद का शव कब तक लाया जाएगा चंपावत? मनोज, जो ये राहुल रेंसवाल जो शहीद हुए चंपावत के कल पुलवामा में आतंकी मुठभेड़ में, अभी तक जो प्रशासन तौर पर जो बात हुई है उसमें ये संभव है कि आज इनका पार्थिव शरीर चंपावत इनके घर पहुंचेगा। इसमें जो दिक्कत है अभी ये कंफर्म प्रशासन को भी नहीं है कि बाय फ्लाइट सीधे दिल्ली आएगा। हो सकता है कि ये पंतनगर जो नियरेस्ट यहाँ का जो एयरपोर्ट है वहां पर ये पार्थिव शरीर शहीद का आएगा। देर शाम तक ये सब यहाँ पहुंचने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। अगर मनो देर होती है तो उसके बाद बृहस्पतिवार को शव का जो दाह संस्कार होगा सैन्य सम्मान के साथ यहाँ पर किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया कमलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल रेंसवाल शहीद हो गए हैं पुलवामा में, आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए हैं और उम्मीद है कि जो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि आज उनका पार्थिव शरीर चंपावत लाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता राजेंद्र भंडारी का वायरल हुआ कथित ऑडियो अब कांग्रेस के लिए सियासी मुश्किल खड़ी कर सकता है। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पति का हमला किया है और ऑडियो की फोरेंसिक जांच की मांग की है। असल में राजेंद्र भंडारी ने ऑडियो में उनकी आवाज नहीं होने का दावा किया है, जिसके बाद बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने जांच की मांग की है। में चर्चा है कि उनकी आवाज है, वो थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करें, अपनी आवाज की फोरेंसिक जांच की बात करें, जिसे क्लियर हो जाना चाहिए। आखिरकार देखिए, चमोली जिले में केवल उसको एक एंगल से नहीं देख सकते। उनकी धर्मपत्नी आज जिला पंचायत की अध्यक्ष है। चलिए अब आपको वो कथित ऑडियो सुनवाते हैं जिसमें राजेंद्र भंडारी और एक महिला जिला पंचायत सदस्य के बीच फोन पर बातचीत होती है, जिसमें राजेंद्र भंडारी किसी बीजेपी और पंडित को जिला पंचायत अध्यक्ष ने बनाने की बात कहते हैं। हालांकि न्यूज 18 इस कथित ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। ऐसा है ना, हाँ। अगर हमारे पिंडर में अगर वो बनता है, गणित बनता है, तो हम सब साथ हैं। अच्छा, हम भी साथ हैं, मैं भी साथ हूँ। हाँ। अब बाई जब अगर किन्हीं कारणों से अगर पूरा नहीं बनता है, हाँ। तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। बैठ के बीजेपी को तो नहीं बनाना है। नहीं, वही तो हम भी कह रहे हैं। आप भी मतलब करिए, प्रयास करिए इस बार पिंडर से ही हो। और मैंने आपको क्लियर बोल दिया है, अगर वहाँ गणित बनती है तो हम साथ हैं। अच्छा, सब साथ हैं। मेरे पास हम पोखरी से 2 लोग हैं। अच्छा, एक मेरे पास जोशीमठ वाला है 3। अच्छा, हम वो 3 के 3 हम अपने आप खुद ही लेकर के आ जाएंगे कि लो भाई बनाओ भाई। अच्छा। और हम बीजेपी को नहीं बनने देंगे, ये मैंने आज आपको बोल दिया है। चलो ठीक है, अगर आपकी यही सोच है तो हम जरूर बनेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि नहीं, सोच नहीं, ये वादा है हमारा। सोच का मतलब नहीं है भाई, वो बने हम बने, दूसरा बने। बात है कि बीजेपी नहीं बननी चाहिए। अच्छा। हाँ, बीजेपी को रोकना है, ये क्लियर बात है। बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को भी रोकना है और पंडितों को भी रोकना है। हम दोनों के खिलाफ है हम। अच्छा, ठीक है। हाँ, हम दोनों के खिलाफ है। मैं ठाकुर आदमी हूँ। हम स्पष्टवादी आदमी है। ठाकुर आदमी एक बार बोलता है, जिस बात को बोलता करता है। हमें ब्राह्मण को भी नहीं बनाना है और मैं अभी भी कह रहा हूँ ना, तुम लोगों को कट्ठा करो और मिट्टीगत में अगर हमारी जरूरत कहीं पर पड़ेगी हमारे कहने से, तो हम आपके साथ खड़े हैं। और बीजेपी के नहीं बनाने देना है, बीजेपी को रोकना है।
और इसी विवादित ऑडियो पर आज राजेंद्र भंडारी अपना पक्ष रख सकते हैं। जाति विरोधी टिप्पणी पर अब तक चुप हैं राजेंद्र भंडारी। कथित ऑडियो पर बीजेपी ने लगातार सवाल उठा रही है। बीजेपी ने ऑडियो के फोरेंसिक जांच की मांग भी की है। ऑडियो में खुद को बताया था बीजेपी ब्राह्मण विरोधी। राजेंद्र भंडारी, जिनका अभी आपने ऑडियो सुना, आज वो अपना पक्ष इस मामले पर रख सकते हैं। और दीपांकर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपांकर, ये मामला यहीं रुकता दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी लगातार बोल रही है, दावा कर रही है कि फोरेंसिक जांच की जाए इस मामले की। अब राजेंद्र भंडारी भी अपना पक्ष रखने जा रहे हैं। बिल्कुल मनु, क्योंकि ये पूरा बयान अब कांग्रेस के गले की फांस बनता जा रहा है। पूरी कांग्रेस को यहाँ बीजेपी घेर रही। बीजेपी का ये सवाल है कि कांग्रेस पूरी, ये सिर्फ राजेंद्र भंडारी की सोच नहीं है, बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी इस एजेंडे पर चलती है। तो अब कांग्रेस के चाहे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हो, जैसे उन्होंने कहा कि ये फोन में तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, आजकल टेक्नोलॉजी है, इसे बदला जा सकता है, इसकी वजह से हो सकता है ऑडियो में कुछ बदलाव किए गए हो। वही कांग्रेस के प्रवक्ता हो, किसी को जवाब देते इस बात पर नहीं बन रहा है, क्योंकि अब 2022 में चुनाव है और उससे पहले अगर इस तरह की जातिगत टिप्पणी जिस तरह इस ऑडियो में सुनाई दे रही, कथित तौर पर जो ऑडियो सामने आया है कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूं, मैं ठाकुर हूं, तो इस तरीके से अगर आप राजनीति को मोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो बीजेपी के पास एक बड़ा मौका यहां पर घेरने का कांग्रेस को, और अब कांग्रेस को सफाई देते हैं फिलहाल तो नहीं बन रहा मनु इस पर। जी बिल्कुल दीपांकर, बीजेपी ने फोरेंसिक जांच की मांग की है, उसके बाद ये खबरें आई है कि राजेंद्र अब सामने आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। बिल्कुल, चमोल बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र भट्ट का ये कहना है कि अगर ये ऑडियो गलत है, अगर इसमें राजेंद्र भंडारी की आवाज नहीं है या जिला पंचायत सदस्य की आवाज नहीं है, तो वो कहीं जाकर एफआईआर दर्ज करवाएं कि उनके खिलाफ इस तरीके से मानहानि की जा रही है या उनके बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन आज लगभग 4 दिन हो चुके हैं और अभी तक राजेंद्र भंडारी की तरफ से कोई सफाई ना आना, कांग्रेस के नेताओं का डिफेंसिव मोड में होना, बीजेपी का पूरी तरीके से आक्रामक होना, ये साफ तौर पर दिखाता है कि कुछ न कुछ इसमें सच्चाई जरूर है। लेकिन अब राजेंद्र भंडारी कब सामने आएंगे, कब अपनी बात को पब्लिक के सामने रखेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले पे वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, तो कांग्रेस पर सवाल खड़े हो रहे हैं पूरी। जी बिल्कुल दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजेंद्र भंडारी की चुप्पी अभी तक बहुत कुछ बोल रही थी और आज वो अपने पक्ष में क्या कहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं। राज्य सचिवालय में अब कर्मचारी और अधिकारी फाइलें रोककर नहीं बैठ पाएंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में ई ऑफिस सिस्टम लॉन्च किया है और साफ कहा है कि फाइलों का काम पूरी पारदर्शिता से होना चाहिए, इसलिए लापरवाही और गड़बड़ी की अब कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ई ऑफिस के जरिए शासन की फाइलें अब ट्रैकिंग पर होंगी और पता लग सकेगा कि फाइल कहां से आगे बढ़ी है और कहां पर अटकी है। यही नहीं, माना जा रहा है कि 1 महीने में सचिवालय में पूरी तरह ई ऑफिस सिस्टम लागू हो जाएगा। वहीं सीएम ने आईएएस मीट के दौरान ही मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का पोर्टल भी लॉन्च किया है। देखिए, अब ई ऑफिस का भी आज यहाँ पर शुभारंभ कर दिया गया है और अब फाइलें हमारी ट्रैकिंग पर होंगी। फाइल कहाँ पर अटक रही है, कहाँ पर कितना दिन हो गया, ये सब आज डैशबोर्ड पर होगा। तो जैसे पहले हमने ई मंत्रिमंडल किया, ई मंत्रिमंडल केवल कागज़ की बचत नहीं है, इसी तरह से जो ई ऑफिस का आज यहाँ पर शुभारंभ किया गया है, उससे तमाम जो गवर्नेंस में भी सुधार आएगा। कार्यप्रणाली, गवर्नेंस से सब जुड़ी हुए में से, लेकिन कार्यप्रणाली और सोच में भी उसके परिणाम आएंगे। और जो लोग लापरवाही करते हैं या कुछ और जो जनता के लिए उचित नहीं ऐसा कोई काम करते हैं, तो वो भी सब अब नज़र में रहेंगे। राज्य के हर आईएएस के एजेंडे में जनता का काम होना चाहिए ताकि कोई भी परेशानी ना हो। ये साफ संदेश 2 दिन की आईएएस मीट में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के आईएएस अफसरों को दिया है। सीएम ने कहा है कि पीएम मोदी के 3T मंत्र ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म पर फोकस करें। आईएएस वीक में हुई 2 दिन की मीटिंग में राज्य का हर आईएएस पहुंचा और चर्चा इस बात पर हुई कि हर गांव तक विकास पहुंचे। इस मीटिंग को दूसरे दिन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संबोधित किया और साफ कहा कि हर जिले में, हर स्तर पर हर नागरिक की बात सुनी जाए। विकास की योजनाओं को कोऑर्डिनेशन के साथ गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। जिलाधिकारियों से भी कहा है कि आप इसको और जिला स्तर पर जिन समस्याओं का समाधान हो सकता है उसको करें। जिलाधिकारियों से ये भी कहा है कि आप महीने में एक बार जिले के कुछ संभ्रांत लोग होते हैं, जो सामाजिक जिनकी सोच होती है, उनके साथ भी बैठिए, उनसे भी सजेशन लीजिए कि हमको और क्या हम अपने ज़िले में कर सकते हैं और वो उसमें किस ढंग से सहयोग कर सकते हैं। यानी कि जन सहभागिता सरकार के कामों में अधिकतम लोगों की हो।
वहीं आईएएस वीक में सीएम का फोकस सफाई और साक्षरता पर रहा। सीएम ने साफ साफ कहा कि विकास के साथ साथ साक्षरता और सफाई पर विशेष अभियान चलाएं। वहीं सीएम ने जिलों में राजस्व, खेती और स्वास्थ्य जैसी जरूरतों को भी एजेंडे में रखा। लेकिन सबसे अहम बात फॉरेस्ट की वजह से कामों की रुकावट की रही, जिसमें उन्होंने सभी डीएम से मामले को सुलझाने को कहा। वहीं सीएम ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 16 जुलाई को एक ही दिन वृक्षारोपण की भी बात कही। और इसलिए हमने कहा कि इस बार का जो वृक्षारोपण होगा राज्य में पूरे उत्साह के साथ, वैसे भी हरेला हमारे यहाँ त्योहार है, पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो पूरे पर्व की तरह उसको हम पूरे राज्य में एक दिन में वृक्षारोपण हो, इसके लिए निर्देश दिए गए कि उसकी हम प्लानिंग करें। तो 2 दिन की आईएएस मीट में सीएम ने हर अफसर को संदेश दिया कि कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के साथ काम जरूरी है। अब देखना होगा कि सीएम के संदेश को अधिकारी कितनी गंभीरता से लेते हैं और कैसे काम करते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। टनकपुर से खबर है, यहां अवैध खनन पर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शारदा नदी में अवैध खनन करने वाले वाहनों की निकासी पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी गई है। वन विभाग ने 29 ट्रकों पर यह रोक लगाई है। इससे पहले न्यूज़ 18 ने अवैध खनन पर खुलासा किया था और अपस्ट्रीम क्षेत्र में खनन की तस्वीरें भी दिखाई थी, जिसके बाद अब ये असर हुआ है कि वन विभाग ने 29 ट्रकों पर फिलहाल रोक लगा दी है। उत्तराखंड शासन ने होमस्टे में रहने पर अवस्थापन भत्ता देने पर मुहर लगा दी है। यानी अब सरकारी कर्मचारी सरकारी गेस्ट हाउस और होटल के अलावा राज्य में बने होमस्टे में रहते हैं तो उन्हें तय दरों से होमस्टे में रहने का भत्ता दिया जाएगा। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि होमस्टे योजना उत्तराखंड में पलायन को रोकने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है और सरकारी कर्मचारी अगर होमस्टे में रहेंगे तो होमस्टे की आमदनी में बढ़ोतरी होगी, जिसके तहत शासन ने ये फैसला लिया है। महाकुंभ के लिए अधिकारियों की ट्रेनिंग आज से शुरू की जाएगी। हरिद्वार में ये ट्रेनिंग होगी। सभी कर्मचारी अधिकारी 6 दिनों की ट्रेनिंग लेंगे। क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक व्यवस्था के इस दौरान गुण सिखाए जाएंगे। महाकुंभ की ऐतिहासिकता और पौराणिकता का भी ज्ञान दिया जाएगा। तो महाकुंभ के लिए अधिकारियों की ट्रेनिंग आज से शुरू की जानी है। हरिद्वार में ये ट्रेनिंग शुरू होगी। 6 दिनों की ट्रेनिंग होगी और इस दौरान क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक व्यवस्था सभी के गुण सिखाए जाएंगे और इसके अलावा महाकुंभ की ऐतिहासिकता और पौराणिकता के बारे में भी ज्ञान दिया जाएगा। तो हरिद्वार में महाकुंभ होना है, उससे पहले अधिकारियों की, कर्मचारियों की सभी की ट्रेनिंग सेशन शुरू हो जाएगा। आज से 6 दिन का ये ट्रेनिंग सेशन होगा। विधानसभा के चुनाव भले ही दिल्ली में हो रहे हों, लेकिन उसकी गर्माहट उत्तराखंड में भी महसूस की जा रही है। हर गली मोहल्ले में दिल्ली की चर्चा है तो सियासी दल भी गुणाभाग में लगे हुए हैं। उत्तराखंड से दिल्ली भले ही दूर हो, लेकिन दिल्ली की सियासत से उत्तराखंड में भी हलचल है और इसका कारण है दिल्ली में उत्तराखंडियों का अच्छी खासी तादाद में होना। 30 सीटों पर उत्तराखंड के वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। 17 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में उत्तराखंड के वोटर हैं। करावल नगर, पटपड़गंज, बुराड़ी और पालम में उत्तराखंडी लोग ज्यादा हैं। यही कारण है कि पार्टियां वोटरों को रिझाने में जुटी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड विंग इसे उत्तराखंड की सियासत में खुद के लिए एक अवसर के रूप में देख रही है। यहाँ के जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्होंने सब कुछ देखा है कि दिल्ली में कितने बड़े बड़े काम हुए हैं सिर्फ 5 सालों में, जो ये यहाँ की सरकारें सोच भी नहीं सकती। दिल्ली में अगर हमारी 70 सीटें पूरी आएंगी, इसकी हमें पूरी उम्मीद है और उसका राजनीतिक असर उत्तराखंड में बहुत बड़ा पड़ेगा। जैसे चाहे वो उत्तरायणी को सरकारी मान्यता देने की बात हो तो आम आदमी पार्टी ने उसको सबसे पहले अपने मान्यता दी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, और उसके बाद चाहे जौनसारी, कुमाऊनी, गढ़वाली जो हमारी एकेडमी है उसको बनाने की बात है तो आम आदमी पार्टी ने की। तो उत्तराखंडी जो सम्मान से आज अगर अपनी संस्कृति का झंडा बुलंद किए हुए दिल्ली में हैं तो आम आदमी पार्टी की बदौलत है। वहीं इस बार दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने एक सीट पर उत्तराखंड के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने उत्तराखंड मूल के 2 लोगों को टिकट दिया है। कांग्रेस मानती है कि इस बार इसका फायदा दिल्ली में मिलेगा, वहीं उसकी नजर उत्तराखंड में होने वाले 2022 के चुनाव पर भी है। उत्तराखंड में तो आपने देखा होगा सारे काम ठप हो रखे हैं, सारी
लोग परेशान हैं। पहाड़ से लोगों ने प्लान करना शुरू कर दिया है। लगातार बर्फबारी में लोग 10-10 दिन से 8-8 दिन से फंसे हुए हैं। आदमी वहाँ तक भी तक नहीं भेज पा रहे। आज उत्तराखंड की जनता, पहाड़ी मूल के लोग इतने परेशान हैं कि कहा नहीं जा सकता। इसका असर दिल्ली में भी पड़ेगा और आने वाले 22 के चुनाव में उत्तराखंड में पड़ेगा। हालांकि बीजेपी भी अपना गणित बिठाने में जुटी है और वोटरों को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। जो उत्तराखंड का वोटर है उसको भी ये समझना चाहिए कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो सच में उनको नेतृत्व देने वाली है, उनको आगे बढ़ाने वाली है, उनके लिए विकास के काम करने वाली है, और कौन सी पार्टी केवल धोखा देने के लिए है, केवल चुनावी पार्टी है जो केवल अपनी फ्रीबीज देके यहाँ पे डेवलपमेंट का काम ना करके और फ्री में चीजें देकर अपने सिर्फ वोट लेने की राजनीति कर रही है। उत्तराखंड में चुनाव भले ही अभी 2022 में हो, लेकिन जानकार कहते हैं कि दिल्ली की जीत और हार बहुत कुछ उत्तराखंड की सियासत का भी रुख तय करेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार में ज्वालापुर के बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। दिल्ली के उत्तराखंड सदन में विधायक को कमरा नहीं मिला, जिससे विधायक नाराज हो गए। अब विधायक सुरेश राठौर ने इस पर कार्रवाई की मांग की है। और जो शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री और राधिका झा को और राजस्व अधिकारी को की है, जो राज्य संपत्ति को देखते हैं, निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मैं नहीं और विधायकों को बुला के पूछना चाहिए। मुझे पता चला यहाँ एक कैबिनेट मंत्री के साथ भी इसी तरह का व्यवहार, उनको बैठने तक के लिए जगह नहीं मिली। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। काशीपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने फोन पर कॉल गर्ल को बुलाया, लेकिन उसके पैरों तले तब जमीन खिसक गई जब उसकी ही पत्नी ही कॉल गर्ल के रूप में वहां पहुंची। मामला ITI थाने का है। बताया जा रहा है कि महिला लंबे समय से देह व्यापार में लिप्त थी और हाल ही में उसकी शादी हुई थी। अब महिला ने हालांकि पति पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है, जबकि पति ने भी महिला पर कई आरोप लगाए हैं। पति को इनकी दोस्त ने कंप्लेन किया था कि भाई वो गलत कामों में लिप्त हो रही हैं। इस बात को जो पति है उसके द्वारा कहना है कि मैंने वेरीफाई किया है, उसके मेरे पास एविडेंसेस हैं। पत्नी का एलिगेशन है कि ये उस लड़की के कारण से जो है मुझे अपने घर नहीं ले जाना चाहते हैं। तो दोनों के आपस में आरोप हैं। कोटद्वार में निजी स्कूलों में RTE के तहत बच्चों को एडमिशन नहीं देने का मामला सामने आया है, जिस पर बाल संरक्षण आयोग ने शिक्षा विभाग को जमकर फटकार लगाई। आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और जानकारी ली। उषा नेगी ने कहा कि RTE के तहत स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों को एडमिशन दिया जाना जरूरी है और जो ऐसा नहीं करेगा उस स्कूल की मान्यता रद्द होगी। जब तक आप स्कूलों के ऊपर अच्छी तरह से चेक नहीं करेंगे, स्कूलों के ऊपर आप अपना डंडा नहीं करेंगे, स्कूलों को आप अपने नियम कायदे कानून नहीं बताएंगे, तो तब तक उत्तराखंड पुलिस और कर्नाटक पुलिस एक दूसरे की संस्कृति के साथ पुलिसिंग के तौर तरीके से भी रूबरू होंगे। केंद्र सरकार के भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत पहली बार उत्तराखंड पुलिस 15 दिनों के लिए कर्नाटक जाकर वहां की पुलिस से गुर सीखेगी। टीम में एक इंस्पेक्टर रैंक, 2 सब इंस्पेक्टर समेत 15 कांस्टेबल्स होंगे, जो कर्नाटक राज्य के अलग अलग थानों में पहुंचकर वहां की पुलिसिंग के बारे में जानकारी लेंगे। ये पुलिस की फंक्शनिंग है। एक दूसरे स्टेट में हर स्टेट में कुछ ना कुछ फ़र्क होता है, तो वो सीखने को मिलेगा कि यहाँ क्या अच्छी चीज़ है, क्या नहीं, जो क्या हम ऐड कर सकते हैं, क्या हम छोड़ सकते हैं। तो ये वो आइडिया है। इन दिनों जस्टिन बीबर के गाने पर पहाड़ की एक महिला थिरकती नजर आ रही है। महिला खेत में काम करने गई है। जस्टिन बीबर के गाने पर उसके स्टेप्स ऐसे सजाए गए हैं जैसे बीबर के एल्बम के लिए ही इस महिला ने डांस किया हो। वीडियो ने इंस्टाग्राम पर तहलका मचाया हुआ है।
अगली खबर कोटद्वार से है, जहां कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने युवकों को रोजगार तलाशने की बजाय खुद को स्वरोजगार से जोड़ने की अपील की है। सिगड्डी ग्रोथ सेंटर में हर्बल तैयार करने वाले प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे कृषि मंत्री ने कहा कि युवकों को हर्बल खेती से जुड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की खेती को जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और कॉस्मेटिक्स और दवाइयों में भी इसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर बंजर हो रहे खेतों में हर्बल खेती के लिए सरकार भी पहल कर रही है। आज ये एक संदेश ये जाता है नौजवानों के लिए कि शालिनी चौहान की तरह आज स्वयं को बजाय एक नौकर के रूप में स्थापित करने के एंटरप्रेन्योर के रूप में जाने के लिए बच्चे को, हमारे नौजवानों को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि संभावना इसका मार्केट आपकी पूरी दुनिया में परफ्यूम में, कॉस्मेटिक में, आपका मेडिसिनल यूज इसका बहुत ज्यादा डिमांड है। आज चूंकि आज हमारे नौजवानों का कहना है साहब खेती कैसे करें, जंगली जानवर नुकसान कर जाता है, तो ये जितना उसका रॉ मटेरियल है इसको जंगली जानवर से कोई नुकसान नहीं है। टनकपुर के विश्व प्रसिद्ध पूर्णागिरि मंदिर का मेला मार्च में शुरू होने वाला है, लेकिन मंदिर की मुख्य पहाड़ी में आई दरार की वजह से श्रद्धालुओं के लिए खतरा बना हुआ है। हालत यह है कि 1 साल पहले आई इस दरार का अभी तक ट्रीटमेंट भी शुरू नहीं हुआ है और श्रद्धालुओं की जान खतरे में डाली जा रही है। उत्तर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है मां पूर्णागिरि का धाम। टनकपुर स्थित इस मंदिर में मां का आशीर्वाद लेने हर साल देश विदेश से 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। हर साल की तरह इस साल भी मार्च से 3 महीने का मेला यहां शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बार मेले में आस्था के साथ साथ लोगों के मन में एक डर भी है, क्योंकि जिस पूर्णागिरि पर्वत पर मां का मंदिर है उसमें 10-11 साल से दरार पड़ी है, जो साल दर साल और चौड़ी और खतरनाक होती जा रही है। हमारा जो मंदिर है वो पर्वत है, उसमें दरार आई हुई है पहले से, और उसकी हम पिछले कई दसों सालों से मांग करते हुए आ रहे हैं कि ये दरार इसमें काम किया जाए कोई ऐसा, तो आज तक तो कुछ नहीं हो पाया है। उसमें मंदिर में दरार आए तो काफ़ी समय हो गया है, इसके लिए सर्वे भी हुआ है, और जैसा मेन मंदिर में जो दरारें पड़ी हैं इससे बहुत ही खतरा है मंदिर को भी, और जो आस्था का प्रतीक है पूर्णागिरि मंदिर, और इसके लिए धनराशि अभी अवमुक्त हुई है, तो अभी तक इसका काम शुरू नहीं हुआ है। करीबन 10 साल करीबन हो गए हैं इसको। वर्ल्ड बैंक के अधिकारी भी बता रहे हैं कि पैसा तो जारी हो गया, लेकिन काम टेंडर प्रक्रिया की वजह से उलझा हुआ है। मंदिर के मुख्य चट्टानों में जो दरारें आई हैं, इसके संबंध में ये काफ़ी पहले से कार्य होना था, और इसके संबंध में ये है कि विश्व बैंक पहुंचित है और इसमें शासन द्वारा लगभग 10.5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, और जल्द ही अनुमान गठित करके इसमें काम शुरू करा दिया जाएगा। सुस्त और लापरवाह व्यवस्था का इससे बड़ा और शर्मनाक उदाहरण क्या हो सकता है कि लगभग 10 साल से पर्वत में दरार पड़ी है, पैसा भी जारी हो गया, लेकिन ट्रीटमेंट पूरा होना तो दूर, काम शुरू तक नहीं हो पाया। न्यूज़ 18 के लिए चंपावत से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।